Questions tab. Hello students, good morning to all of you. I am Amrita and today we discuss our rest of the chapters resources and development. Resources and development में जो बचा हुआ टाइप्स ऑफ सॉइल था ये हम लोग आज पढ़ेंगे। कल मैंने आप लोग को बताया था टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में एंड सॉइल एज ए रिसोर्सेस। सॉइल खुद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस हमारे लिए, क्योंकि सपोज हमें अगर रहने के लिए जगह चाहिए तो कहाँ चाहिए, वो सॉइल पे चाहिए। या कल्टीवेशन को अगर हम लेके चलें, एग्रीकल्चर को माने तो एग्रीकल्चर के लिए सॉइल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सॉइल ही वो मेन रिसोर्सेस है जिससे हमें फूड ग्रेन प्राप्त होता है। जो भी हम खाते हैं, जितने भी आइटम्स हमारे मेन फूड आइटम्स हैं, उसका 80% चीज़ हम सॉइल से ही प्राप्त करते हैं। तो सॉइल एक अपने आप में ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है। ठीक है, हमने कल टाइप्स ऑफ सॉइल बताया था जिसमें एल्युमिनियम सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटरेट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल, ये हमें पढ़ना है। एल्युमिनियम सॉइल कल मैंने डिस्कस किया था कि अपने पूरे नॉर्थर्न प्लेन में मैप में जो हमारा नॉर्थर्न प्लेन आता है, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र आता है हमारे मैप में, उस पूरे नॉर्थर्न प्लेन में हमें, अगर हम इस मैप को ऐसे माने तो ये एरिया, ये पूरा नॉर्थर्न प्लेन का एरिया जो है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन इलाकों में हमें एल्युमिनियम सॉइल मिलता है। क्यों? क्योंकि हिमालय यानी नॉर्थर्न माउंटेन से जो नदियां बहकर आती हैं, वो नदियां इस क्षेत्र में एल्युमिनियम को डिपॉजिट करते हुए चली जाती हैं, जो कि एक बहुत ही उपजाऊ भूमि होता है। ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होता है एल्युमिनियम सॉइल। ठीक है, दूसरा और एल्युमिनियम सॉइल हमें कहाँ मिलता है, अगर हम मैप पे लगाएंगे तो हमें यहाँ ईस्टर्न घाट में एल्युमिनियम सॉइल देखने को मिलता है। ये क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे नदियाँ, जो नदियाँ बे ऑफ बंगाल में आकर मिलती हैं, वो डेल्टा बनाती हैं, और डेल्टा बनाने के कारण वो यहाँ पर जितने भी एल्युमिनियम लेकर आती हैं अपने साथ में, स्लेट क्ले लेके अपने साथ में आती हैं, वो यहाँ पर उसको डिपॉजिट करते जाती हैं। तो यहाँ पर भी हमें एल्युमिनियम सॉइल देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें एल्युमिनियम सॉइल देखने को मिलता है। अगर मैप वर्क करें और मैप में बताएं तो हम बोलेंगे नॉर्थर्न प्लेन में हमें वी फाउंड एल्युमिनियम सॉइल इन नॉर्थर्न प्लेन एंड ईस्टर्न घाट। ठीक है, क्लियर। एल्युमिनियम सॉइल को हमने उसके एज के अकॉर्डिंग दो भाग में बांटे थे, भांगर और खादर। भांगर जो पुराना एल्युमिनियम सॉइल है, खादर जो न्यू एल्युमिनियम सॉइल है। क्लियर। तो इस तरह से एल्युमिनियम सॉइल। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल जो है वो ब्लैक इन कलर। ब्लैक सॉइल क्या होता है, सबसे बड़ा उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ब्लैक इन कलर है। ये कैसे फॉर्मेट होता है, जब वॉल्केनोज आते हैं, वॉल्केनोज के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि जब वॉल्केनोज निकलते हैं तो जो लावा निकलता है, वो लावा जमा हो जाता है किनारे में जाकर और वो मिट्टी फॉर्म करता है। यही मिट्टी ब्लैक सॉइल रहती है। अब वॉल्केनोज कहाँ आए थे हमारे देश में, आपने पहले भी पढ़ा है कि डेक्कन प्लेट्यू का हमारा जो क्षेत्र है, वहां पर पहले कभी वॉल्केनोज रहे थे। वो जो पहाड़ियां हैं डेक्कन प्लेट्यू की, वो वॉल्केनिक माउंटेन्स थे पहले कभी। तो वॉल्केनोज जो थे वो डेक्कन प्लेट्यू में आए थे। यहाँ यानी कि ये एरिया, ये हमारा प्लेट्यू हो गया, प्लेट्यू एरिया हो गया। ये एरिया जो है जिसमें महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत गुजरात आएगा, मेनली महाराष्ट्र आएंगे, कुछ एरिया मध्य प्रदेश का आएगा। ये एरिया हमारे ब्लैक एंड सॉइल का है। यहाँ पर हमें ब्लैक एंड सॉइल देखने को, ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। रेड सॉइल, रेड सॉइल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि रेड सॉइल जो होता है वो बहुत ही मतलब बारीक नहीं होता है, सैंडी सॉइल होता है। रेड सॉइल सैंडी सॉइल होता है और वो रेड कलर का होता है, पहली बात। दूसरी बात, सैंडी सॉइल होता है। रेड सॉइल ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी तो मिट्टी आपस में चिपकेगी नहीं। जब मिट्टी आपस में चिपकेगी नहीं तो वो बालू की तरह बिखरी हुई नजर आएगी, तो वो रेड सॉइल के टेक्सचर में हमें नजर आएगी। रेड सॉइल जनरली साउथ स्टेट्स में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट रीजन में। ये जो रीजन है ये पूरा रेड सॉइल का रीजन है। यहाँ पर रेड सॉइल पाए जाते हैं प्लेट्यू एरिया में। इट इज नॉट वेरी फर्टाइल, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होते हैं। दिस रीजन आर रिच इन मिनरल्स, ये मिनरल्स में रिच होते हैं, मिनरल्स यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कल।
लैटरेट सॉइल भी मैंने लास्ट होते होते लैटरेट सॉइल के बारे में भी आप लोग को बताया था कि लैटरेट सॉइल हैज बीन डिवाइडेड। लैटरेट सॉइल जो है वो हमारे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाता है, यानी ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो, मीन्स बहुत ज़्यादा ठंडी हो और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और मौसम बिल्कुल ड्राई रहता है। ठीक है, आप लोग गेस कर सकते हो ऐसा मौसम कहाँ रहता है, तो ऐसा मौसम रहता है हमारे राजस्थान साइड में। तो राजस्थान में हम पाएंगे लैटरेट सॉइल। इसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे लैटरेट सॉइल पाया जाता है, जो ये प्लेट्यू का जो नीचे का एरिया है। तो इस तरह से हम लैटरेट सॉइल बहुत कम मात्रा में अपने देश में पाया जाता है, लेकिन थोड़े बहुत जगह पे पाए जाते हैं। Lateral soil is not very fertile, but if we give it a proper irrigation system, then some crops are grown here. बहुत ज़्यादा फर्टाइल तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसको अच्छा इरिगेशन देंगे तो वो फर्टाइल हो जाता है। कुछ चीज़ें यहाँ पर उगाई जा सकती हैं, खास करके टी, कॉफ़ी, इस तरह के प्लांटेशन पाए जाते हैं। क्योंकि रेड सॉइल जो है वो ज़्यादातर पहाड़ों में पाया जाता है। यहाँ पर कहाँ है, ये कर्नाटक के पहाड़ों में पाया जाता है। ठीक है, इधर भी जो प्लेट्यूज हैं उसमें पाया जाता है। तो उन जगहों पर प्लांटेशन बहुत अच्छा हो पाता है, टी और कॉफ़ीज के पेड़, कॉफ़ी अच्छी उग पाते हैं। अब पढ़ते हैं हम एरिड सॉइल। तो हमने एल्युमिनियम सॉइल पढ़ा, ब्लैक सॉइल पढ़ा, रेड सॉइल पढ़ा, लैटरेट सॉइल पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या है? एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। एरिड सॉइल कैसा होता है? रेड टू ब्राउन इन कलर। ये रेड और ब्राउन का होता है कलर में। एरिड सॉइल, पहला पॉइंट क्या है इसका? इज रेड एंड ब्राउन इन कलर। ठीक है, ये रेड और ब्राउन का होता है कलर में। In some areas of the salt content, the very high and common salt is obtained by the evaporating of water. ये भी उन जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। Due to the dry climate and high temperature, ये कहाँ पे पाया जाता है? Dry climate and high temperature पर। It is in dry climate and हाई टेम्परेचर। ये ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है, जिसके कारण जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? इवोपरेशन बहुत ज़्यादा होगा। इवोपरेशन बहुत ज़्यादा होगा तो मिट्टी क्या होगी? बिल्कुल सूखी रहेगी, है ना, बिल्कुल एरिड रहेगी। एरिड मतलब ये होता है सूखा। ठीक है, the lower horizon of the soil are occupied by conker because of the increasing calcium content downward. The conker layer formed in the bottom horizon restricts the infiltration of water. After proper irrigation, this soil become cultivated in seen in the case of western Rajasthan. यह soil क्या है? बिल्कुल बालू की तरह होता है, बिल्कुल बिखरा हुआ होता है, बिल्कुल इसमें स्टिकनेस नहीं होती है, बिल्कुल पानी का मात्रा इसमें बहुत कम होता है, और निचला लेयर जो सॉइल का होता है वो बिल्कुल ही कंकर मतलब ये क्या कहा जाए उसको, सॉलिड सॉइल से बना हुआ रहता है, जो एकदम दानेदार अलग अलग होता है। जैसे बालू में हम देखते हैं ना, सेम वैसा ही। लेकिन अगर इस पे प्रॉपर इरिगेशन किया जाए, प्रॉपर तरीके से अगर हम सिंचाई वगैरह करें, तो कुछ पार्ट्स में इसमें हम खेती कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग वेस्टर्न राजस्थान को आजकल खेती के लिए यूज करते हैं। तो ये सॉइल मेनली पाया कहाँ जाता है? राजस्थान, एंड गुजरात के कुछ पार्ट में, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात में पाया जाता है ये सॉइल। और ये बिल्कुल ही मतलब एकदम डेजर्ट वाला जो बालू होता है उसको कह सकते हैं एरिड सॉइल। नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट सॉइल। दूसरा क्या है? फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल को हम लोग
एवरग्रीन वो भी कह सकते हैं. फॉरेस्ट सॉइल इज मैकेनिकली वेरिंग विद द स्नो एंड रेन एंड टेम्परेचर. फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो हो, रेन हो और टेम्परेचर बहुत लो होता हो, वहाँ पे कहते हैं. इसे हीली सॉइल भी कहते हैं. इट्स आल्सो नोन एज हीली सॉइल. एज माउंटेन सॉइल भी कहते हैं. माउंटेन सॉइल, इसको माउंटेन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि ये माउंटेन्स पे पाया जाता है. द सॉइल टेक्सचर वेरी अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरमेंटल वेयर दे आर environment where they are found. They are loamy and slightly in the valley side and coarse grain in the upper slope. अब जो मिट्टी हमें माउंटेन पे मिलती है, तो माउंटेन कैसा होता है, इस तरह का होता है. ठीक है. और ये वेल नोन बात है कि जो नदियां पहाड़ से निकलती हैं, वो नदियां पहाड़ की सारी जो भी मतलब जो भी फर्टाइल सॉइल होता है पहाड़ का, उसको लाकर नीचे में गिरा देती हैं. तो जो भी वैली साइड होगा, जो वैली होगा, ये वैली जो होंगे, वहाँ पर बहुत अच्छी फर्टाइल मिट्टी पाई जाएगी फॉरेस्ट सॉइल में यहाँ पर. और जो अपर साइड होंगे, जो माउंटेन साइड होंगे, वहाँ पर बिल्कुल भी फर्टाइल मिट्टी नहीं पाई जाएगी. तो माउंटेन सॉइल डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर है. अगर वो वैली में है तो इट इज़ फर्टाइल, दे आर लूमी एंड स्ट्रिकली इन द वैली साइड एंड कोरस ग्रेन इन द अपर साइड. अगर नीचे में है, वैली में है, तो ये बिल्कुल स्टीकी होगा, मतलब अच्छी मिट्टी होगी. और अगर ये माउंटेन पर है तो ये बिल्कुल दानेदार और लुमनी मिट्टी होगी. तो इसको हम एक पॉइंट में लिख लेते हैं. It is loamy and slaty in valley side and coarse grain in the upper slope. ठीक है. इट इज स्नो कवर्ड एरिया. जो स्नो कवर्ड एरिया होते हैं हिमालय के, दिस सॉइल एक्सपीरियंस द डिड्यूरेशंस एंड द एसिड विथ लो ह्यूमस कंटेंट. जो स्लो मतलब जो बर्फ से ढके हुए एरिया होते हैं हिमालय के, वहाँ पर ये सॉइल पाए जाते हैं. ठीक है. दिस सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली पार्टिकुलर ऑफ द रिवर ट्रेंस एंड एल्युमिनियम फैंस आर फर्टाइल. और ये सॉइल जब वैली में पाया जाता है तो ये बहुत ही उपजाऊ होता है, बहुत अच्छी मिट्टी यहाँ की होती है. इट इज क्लियर. तो ये कहाँ पाया जाएगा, अंदाज पे बता सकते हैं. जितनी इसकी क्वालिटी हमने पढ़ाई उस आधार पे अगर इसको इसके प्लेस को हम देखें तो क्या देखेंगे, ये कश्मीर में पाया जाएगा, कश्मीर वैली में. इसके अलावा ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, इन जगहों पे ये माउंटेन पाए जाएंगे. अगर आप अपनी बुक के मैप में देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो फॉरेस्ट सॉइल है वो बिल्कुल यहाँ नॉर्थर्न सॉइल के ऊपर में पाया जाता है. ये फॉरेस्ट सॉइल बिल्कुल यहाँ से होके नेपाल में, नेपाल से फिर अरुणाचल प्रदेश के तरफ में पाया जाता है. ये बिल्कुल फॉरेस्ट सॉइल है जो कि नॉर्थर्न प्लेन से ऊपर में पाया जाता है. इसके अलावा ये थोड़ा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा. यहाँ पर नेपाल आ जाता है बीच में, तो नेपाल में भी फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है. तो ये इस तरीके से, इस तरह के से हमने 6 सॉइल्स के बारे में पढ़ा. एल्युमिनियम सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटरेट सॉइल एंड एरिड सॉइल. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होता है इस टॉपिक से. कभी कभी बड़े क्वेश्चन बनते हैं कि सभी सॉइल को डिस्क्राइब कीजिए. कभी 2-3 नंबर में भी ये क्वेश्चन आते हैं किसी एक खास सॉइल को, या केवल ये भी पूछा जाता है कि सॉइल का टाइप्स बताइए. तो इस तरह से कई तरह से क्वेश्चन आते हैं. चीजें यही रहेंगी, उसमें लिखेंगे यही सब सारी चीजें. ठीक है. और नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन. जिस तरह से हमने लैंड के बारे में पढ़ा था, लैंड ड्यूरेशन एंड लैंड कंजर्वेशन, वैसे ही हम सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. इट इज soil erosion and soil conservation.
तो सबसे पहले पढ़ते हैं सॉइल इरोजन के कौन कौन से कारण हैं। सॉइल इरोजन कई कारण से होता है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, कुछ नेचुरल एक्टिविटीज के कारण। बहुत ज्यादा पानी आना, हवाएं तेज चलना, दीज आर द मेन रीजन और नेचुरल रीजन ऑफ द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण होता है हवा बहुत तेज चलती है तो मिट्टी की ऊपरी परत उड़ के फर्टाइल उड़ के कहीं और चल जाता है, या कभी कभी पानी बहुत ज़्यादा अगर हम दे दें, या फिर बारिश बहुत अधिक हो जाए तो वो भी मिट्टी के टॉप लेयर को बढ़ाकर ले जाती है और सॉइल इरोजन करती है। ये दो मेन नेचुरल कारण है जिससे सॉइल इरोजन होता है। ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा आजकल डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग पेड़ों को काट के वहाँ पर मतलब सोसाइटी क्रिएट करते जा रहे हैं। तो पेड़ों को काटने के कारण क्या होता है, पेड़ क्या करते हैं कि सॉइल को, पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी एक बड़ा पेड़ है उसके बहुत दूर का सॉइल बहता नहीं है। हम लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं जिसके कारण भूमि बिल्कुल खाली होते जा रही है, और जब कभी रेन होता है या फिर विंड चलते हैं या फिर किसी कारण से बाढ़ जैसी स्थिति होती है तो बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है, बहुत ज़्यादा कटाव होता है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में जो हमारे माउंटेनियन रीजन है वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, जगह जगह सड़कें बनाते जा रहे हैं, डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पर लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप लोग अभी न्यूज़ में भी सुनते हो, हमेशा लैंडस्लाइड होते रहता है उत्तराखंड वगैरह साइड में या अरुणाचल साइड में। तो ये सब इसका कारण मेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जिन्हें हम लोग पढ़ेंगे। तो काउजेज ऑफ सॉइल इरोजन पॉइंट में पढ़ते हैं। अगर काउजेज ऑफ सॉइल इरोजन, फर्स्ट overgrazing, mining, defective farming method, सेकंड पॉइंट में आएगा नेचुरल फैक्टर, थर्ड ग्लूरी एंड फोल्ड, रॉबिनीज, एंड फिफ्थ शॉर्ट इरोजन, washing of topsoil. Which is unfit for cultivation. तो these are the main causes for the soil erosion. Soil erosion के ये कुछ main causes हैं. First one is overgrazing. Overgrazing आप लोग जानते हो, जानवरों को खुला छोड़ देना और बहुत ज़्यादा चराना। वो क्या करते हैं कि जो छोटी घासें होती हैं उनको पूरा का पूरा खा लेते हैं, जिसके कारण कि वहाँ की मिट्टी लूज हो जाती है और फिर वो बहुत ही आसानी से इरोज हो जाती है, बहुत आसानी से बह जाती है। सेकंड माइनिंग, माइनिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम लोग जहाँ पर माइनिंग होती है, माइनिंग करने के बाद उस पीट को खुला छोड़ देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर कभी भी मतलब जितनी भी मिट्टी होती है आसपास की वो इरोज होके उसी में डिप होते चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है सॉइल इरोजन का माइनिंग रीजन में। उसके बाद डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड। डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड क्या है? डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड है, जैसा हमने लैंड के टाइम में पढ़ा था,
या लैंड के टाइम में पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि पंजाब में ओवर इरिगेशन के कारण सॉइल इरोजन होता है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि क्योंकि पानी की कमी नहीं है उस इलाके में, तो वहाँ पर खेती में बहुत ज़्यादा उसको इरिगेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिगेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा पटा देते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है सॉइल इरोजन का, मिट्टी के बह जाने का। इसके अलावा और क्या हार्मफुल मेथड हो सकता है फार्मिंग में? हम बहुत ज़्यादा फर्टाइल यूज करें। अगर हम केमिकल फर्टाइल का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो वो क्या होगा, मिट्टी की फर्टिलिटी कुछ दिन में कम हो जाएगी। केमिकल फर्टाइल से मिट्टी की फर्टिलिटी कुछ दिन में कम हो जाएगी, तो वो भी डिफेक्ट ऑफ फार्मिंग मेथड है। इसके अलावा हम कई बार क्या करते हैं कि जो अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना भी होगा, दिल्ली में पॉल्यूशन का कारण क्या होता है कि बॉम्बे और हरियाणा में, सॉरी पंजाब और हरियाणा में क्या उसको कहते हैं पलासी, जो खेत में बच जाते हैं, मतलब चावल और गेहूं निकालने के बाद जो उसके पौधे पैडी मतलब जो उसके पौधे बच जाते हैं खेत में, उन्हें खेत में जला दिया जाता है। तो इससे भी क्या होता है, इससे मिट्टी की उपजाऊता कम होती है, वो सारे जले हुए चीजें उसमें मिलने के कारण। तो ये सब गलत मेथड है फार्मिंग का, जिसके कारण कि बहुत ज्यादा मतलब सॉइल इरोजन या सॉइल में फर्टिलिटी का कम होना क्रिएट होता है। दूसरा नेचुरल फैक्टर, बहुत सारे नेचुरल फैक्टर हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेन 2 नेचुरल फैक्टर है वाटर और विंड, जिससे कि सॉइल इरोजन होता है। अब इरिगेशन में भी मान लो पानी डाला है, ज्यादा डाला तो ह्यूमन एक्टिविटी से, लेकिन वो है क्या, नेचुरल थिंग ही है ना, वाटर ही है, नेचुरल है, तो वो वाटर से इरोज हो गया सॉइल। या हवा जब बहुत ज्यादा चलती है तो वो भी सॉइल को उड़ा के अपने साथ लेके चल जाती है, जैसा कि हम लोग राजस्थान में सैंड ड्यू वगैरह देखते हैं। तो इस तरह से सॉइल इरोजन में नेचुरल फैक्टर भी बहुत एक्टिव है। गुलीज क्या होते हैं, जो डीप चैनल डेवलप्ड इन द क्लेई सॉइल ड्यू टू द वाटर रनिंग। गुलीज क्या होते हैं कि कई बार पहाड़ों पे आपने देखा है झरने, जिनको आप कह सकते हो आम भाषा में, ठीक है। क्या होता है कि कंटिन्यू यहाँ किसी पहाड़ पर से कंटिन्यू यहाँ से पानी बहने का रास्ता बन जाता है, ठीक है, और यहाँ पर से सालों भर पानी बहते रहते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लेक सुने हैं, बहुत सारे ऐसे हम झरने देखते हैं जो कि सालों भर बहते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ की मिट्टी किसी काम की नहीं रह जाती है। वहाँ पर हमेशा पूरा सॉइल इरोज हो चुका होता है, फर्टिलिटी बिल्कुल नहीं बचती है। हाँ, वो ले जाके कहीं डिपॉजिट कर रहे हैं, बट जितने एरिया में ये हो रहा है गुली, वो तो किसी काम का नहीं रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सॉइल इरोजन का कह लो, या फिर वहाँ की मिट्टी काम ना आए इस चीज के। इसके अलावा रोवनीज क्या होते हैं, ये छोटे छोटे टीले होते हैं, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, छोटे छोटे ऐसे पहाड़ होते हैं। ये मध्य प्रदेश वगैरह साइड में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये जो टीले होते हैं, ये पूरे इलाके को उतने दूर के बैरन किए रहते हैं, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे पहाड़ दिखते हैं, तो वो पूरा क्षेत्र कल्टीवेशन के लायक नहीं रहता है। दूसरा, ये टीले पथरीले होते हैं, जिसके कारण कि वहां की पूरी जमीन पथरीली होती है और खेती के लायक नहीं रहती है, तो खुली रहती है, और जिसमें कि हमेशा सॉइल इरोजन होता ही है। तो इस तरह से ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये मतलब हमारे किसी काम का नहीं है, इतनी दूर की जमीन, इतनी दूर का जो लैंड सॉइल को, वो हमारे काम का नहीं है। इसके अलावा शॉर्ट इरोजन वाशिंग ऑफ द टॉप सॉइल। शॉर्ट इरोजन कहने का मतलब जो इरोजन हम लोग अपने थोड़े से जरूरत के लिए करते हैं, कहीं पर भी पानी को बहा देना, कहीं पर भी मिट्टी में पानी डाल देना, तो उससे क्या होता है, उससे भी टॉप लेयर ऑफ सॉइल का जो टॉप लेयर होता है, जिसमें फर्टिलिटी होती है, वो खो जाता है, वो बह जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है इरोजन का। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, 4-5 टॉपिक्स हैं, जिनको आप अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि काउजेज ऑफ सॉइल इरोजन, तो आप लिख सकते हो, इसको इलाबरेट कर सकते हो, इलाबरेट करके इसको बहुत लंबे आंसर में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गए कारण। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है कि मिट्टी को कैसे बनाए, जैसा हमने लैंड में पढ़ा था कि जिस तरीके से हम लोग इरोजन करेंगे उसी तरीके से हम लोग
मिट्टी को वापस लाएंगे। जैसे ओवर गेजिंग करेंगे तो कंट्रोल द ओवर गेजिंग हो जाएगा। सॉइल कंजर्वेशन जैसा लैंड में पढ़ा था, कोई अलग से याद करने की चीज नहीं है, लैंड में भी हमने सेम चीज पढ़ा था। डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं लैंड को ड्यूरेशन लैंड को बर्बाद करने के लिए, तो एफॉरेस्टेशन कर देंगे लैंड कंजर्वेशन में। तो सेम चीजें हैं सॉइल इरोजन में भी है। डिफॉरेस्टेशन से भी सॉइल इरोजन होता है तो उसको हम लोग एफॉरेस्टेशन कर देंगे। ओवर गेजिंग से सॉइल इरोजन होता है तो कंट्रोल द ओवर गेजिंग कर देंगे। ठीक है, तो मेनली भी और इसमें हम लोग लिख सकते हैं कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, सेकंड में लिख सकते हैं एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, थर्ड में लिख सकते हैं मेथड, लिख सकते हैं इम्प्रूव फार्मिंग मेथड्स। कौन कौन से फार्मिंग मेथड्स हम इम्प्रूव कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं कंट्रोल प्लाउजिंग, सेकंड ट्रेस फार्मिंग is a important for soil erosion, third strip farming, and fourth shelter built। ये सॉइल इरोजन के लिए कई सारे ऐसे मेथड है फार्मिंग के जिससे कि हम लोग सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सॉइल कंजर्वेशन के लिए सबसे पहले कंट्रोल द ओवर ग्रेजिंग, जानवरों जो खेत में छोड़ दिया जाता है खाने के लिए उन पर कंट्रोल करना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड एफॉरेस्टेशन, हम प्लांटेशन करें, जगह जगह पेड़ लगाएं, जंगलों को बढ़ाएं, तो ये सॉइल इरोजन को रोकने में बहुत मददगार है। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन के अपने ही कई सारी जरूरतें हैं, तो एफॉरेस्टेशन तो बेस्ट वे है। इसके अलावा कुछ ऐसी फार्मिंग मेथड होती हैं जिनको हम लोग अपनाकर भी सॉइल इरोजन से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले कंट्रोल प्लाउजिंग। कंट्रोल प्लाउजिंग क्या होता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो पठारी क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो पठारी क्षेत्र होते हैं उनमें हम एक ऐसे गोल गोल सर्कल बनाकर अगर खेती करते हैं, इस तरीके से अगर हम लोग सर्कल बना के खेती करते हैं तो ये क्या होगा, अगर पानी यहाँ से आता है तो ये नीचे सीधे ना जाके इस रो में बढ़ते चला जाएगा। और सारी मिट्टी जब ये स्लोप था तो सारी मिट्टी को लेके पानी नीचे चला जाता था। अब क्या होगा कि पानी नीचे नहीं जाएगा बल्कि इसी में घूमेगा वाटर, जिसके कारण क्या होगी कि सॉइल इरोजन, जो हमारा मिट्टी सारा यहाँ से बह जाता था, वो इरोजन बहुत हद तक कंट्रोल होगा। समझ में आ रही है बात? जो पठारी इलाके होते हैं या छोटी छोटी पहाड़ियों के इलाके होते हैं, अगर उन पर हम लोग कंट्रोल प्लाउजिंग करते हैं तो क्या करते हैं कंट्रोल प्लाउजिंग में कि इस तरह से एक ये पहाड़ है तो इसमें ऐसे सर्कल बना के खेती करते हैं, मतलब उस साइड से इस साइड तक पूरी चारों तरफ खेती करते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि जब पानी, पहले क्या हो रहा था कि जब स्लोप था तो पानी ऊपर से बहता था और सारी चीजों को नीचे लेके चल जाता था। अब क्या होगा कि पानी बहेगा तो वो इसी सर्कल में घूमेगा, तो जिससे क्या होगा कि सॉइल इरोजन बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ये एक पहला मेथड हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया ट्रेस फार्मिंग। ट्रेस फार्मिंग आप लोग ने पहले भी पढ़ा है, हिंदी में इसको कहते हैं सीढ़ी नुमा खेती। ठीक है, यानी हम लोग पहाड़ पर टेरिस बना देते हैं, छत बना देते हैं। तो पहाड़ पे छत कैसे बनेगी? पहाड़ पे छत ऐसे बनती है, ऐसे छत बना दिया, फिर थोड़ा दूर गया, फिर छत बना दिया, फिर थोड़ा दूर गया, फिर ऐसा हमने कर रखा। ये आपने कई जगह प्रैक्टिस में देखा भी होगा। अगर आप सिक्किम साइड जाओगे, कभी असम साइड जाओगे तो ये ट्रेस फार्मिंग, हिमाचल साइड जाओगे ट्रेस फार्मिंग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में होती है। इससे क्या होता है कि जहां स्लोप पर से पानी पूरा नीचे एक बार में बह जाता था सारी चीजों को लिए दिए, वो क्या होगा, वो पानी आकर ट्रेस पे रुक जाएगा और यहाँ पर थोड़ा अस्थिर हो जाएगा। अगर फ्लो ज्यादा हुआ तो यहाँ से नीचे बहेगा तो फिर इस पर आके रुक जाएगा, फिर इस पे आके रुक जाएगा। तो ये बहुत कम चांसेस है कि सारी की सारी मिट्टी को लेके ये नीचे जाए। तो ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे है जिससे कि हम लोग सॉइल इरोजन को रोक पाते हैं हिली एरियाज में। अब ये बात हो गई हिली एरियाज की। प्लेन एरियाज में क्या करते हैं?
प्लेन एरियाज में हम लोग स्ट्रिप फार्मिंग को अपनाते हैं। आपने खेतों में देखा भी होगा, हम लोग स्ट्रिप फार्मिंग को रियली अपनाते हैं। कैसे अपनाते हैं? मान लो ये एक प्लाउज है आपका, ये एक खेत का टुकड़ा है, तो इसमें खेती कैसे होती है? आपने जनरली देखा होगा कि खेती ऐसा नहीं है कि सब में एक ही चीज लगा देते हैं। वो क्या करते हैं, खेत वाले थोड़े थोड़े स्ट्रिप में इसको बांट देते हैं, ऐसे 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 बांट देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे क्यारियां हो जाती हैं, इन क्यारियों पे भी कुछ कुछ लगा दिया जाता है। जैसे खास करके गेहूं का जो गेहूं जब बोया जाता है, जब गेहूं लगाया जाता है, तो उस समय में क्या किया जाता है कि ऐसी जो क्यारियां बनती हैं उनमें सरसों लगा दिया जाता है, मस्टर्ड लगा दिया जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग भी हो गई, दोनों चीज हो गया, गेहूं भी हो गया, सरसों भी हो गया। और इससे क्या होता है, ये एरिया जो होता है पानी को फालतू बहने नहीं देता है। इसी में लग गए और यहाँ पे ये बन गया, तो क्या होता है, पानी जो है वो हमारा बह के बाहर नहीं जाएगा, इतनी ही दूर में जमा रहेगा। अगर हमने इस साइड में पानी पटाया तो ये पूरा भरेगा, यहाँ फिर देंगे तो ये भरेगा, यहाँ देंगे ये भरेगा। ये सारे पार्ट को हम थोड़ा ऊंचा कर देते हैं ताकि पानी बाहर ना बहे। तो ये एक प्लेन एरियाज में होता है। दूसरा एक और हम काम करते हैं प्लेन एरियाज में, शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है कि खेत के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ उगा दिए हमने कुछ दिन में, खेत के चारों ओर हमने पेड़ उगा दिया। इससे क्या होगा कि जब हवाएं चलेंगी तो ये इस इलाके में बहुत कम आएंगी। यहाँ पर ये हवाएं इस हमारे खेत में नहीं पहुंचेंगी, बहुत कम पहुंचेंगी, ठीक है। और दूसरा एक चीज क्या होगा कि यहाँ की मिट्टी भी इरोज नहीं होगी। कितना भी हम इसमें पानी डालेंगे, ये सभी पेड़ मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, सॉइल को होल्ड करके रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई जो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करती हैं, सॉइल इरोजन के बारे में हो गए, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज इस चैप्टर में? हमने क्या क्या पढ़ा? शुरू से तो बहुत कुछ पढ़ लिया हमने इस चैप्टर में, बहुत ही बड़ा चैप्टर था, बहुत ही इलाबोरेट, तो बहुत कुछ पढ़ लिया। सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि क्या पढ़ा, फिर हम इसके नोट्स और क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। तो हमने इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा सॉइल, ये रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले पढ़ा रिसोर्सेस किसे कहते हैं, उसके बाद उसको डेवलप करने की जरूरत क्यों है। फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से क्या क्या रिसोर्सेस है हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस हमने पढ़ा कि हम रिसोर्सेस को क्लासिफाई करते हैं कितने बायस पे, हम उसके ओरिजिन के आधार पर उसको बायोटिक एबायोटिक में मतलब क्लासिफाई करते हैं। हम उसके उसके एग्जिबिलिटी के आधार पर कि वो कब तक रहेगा हमारे पास, उसके आधार पर उसको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में बांटते हैं। हम उसको ऑनरशिप के आधार पर इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल में बांटते हैं। हम उसके स्टेट ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर पोटेंशियल, डेवलपमेंट स्टॉक एंड रिजर्व में बांटते हैं, करेक्ट। इसके अलावा और क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में? हमने ये पढ़ा कि क्या क्या रिसोर्सेस हमारे पास हैं। द टू इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस हमने पढ़ा जो नेचर से हमें मिला है, लैंड एंड सॉइल। लैंड रिसोर्सेस में हमने पढ़ा कि उसे लैंड रिसोर्सेस किस तरह से हमारे लिए पोटेंशियल है। इसके अलावा हमने एक चीज और बोली जो मैं भूल गई अभी, एजेंडा 21 हमने पढ़ा कि किस तरह से सारे देशों ने ये बैठकर मीटिंग की और सोचा कि हमें रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना चाहिए। इसके बाद हमने रिसोर्सेज प्लानिंग पढ़ी कि इंडिया में रिसोर्सेज प्लानिंग क्या क्या है, किस तरीके से हमें रिसोर्सेज को समझदारी से यूज करना चाहिए। इसके और हमने लैंड रिसोर्सेज पढ़ा कि लैंड रिसोर्सेज कितने कितने भाग में बटे हुए हैं, किस तरीके से हमें उसे यूज करना चाहिए, कितने तरह के लैंड है हमारे पास जो कि हमारे काम के नहीं है, यानी अगर एग्रीकल्चर को ध्यान में रखें तो, ठीक है। हमने पढ़ा फॉरेस्ट आर नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, जिसमें कि बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड आ गए। दोज अनकल्टिवेटेड लैंड which are used in construction of the road buildings are not used for agriculture। इसके अलावा अनकल्टिवेटेड लैंड और भी होते हैं, ओवर ग्रेजिंग वाले लैंड अनकल्टिवेटेड होते हैं। कई सारे लैंड में जिसमें मिसलेनियस ट्रीज उग जाते हैं वो भी अनकल्टिवेटेड लैंड में गिने जाते हैं। फॉलो लैंड हमने पढ़ा, करंट फॉलो लैंड एंड अदर देन करंट फॉलो लैंड, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो अभी करेंटली यूज नहीं हो रहे हैं वैसे लैंड कौन कौन से हैं। एंड लास्टली नेट स्नो एरिया, मतलब जितनी जगह पर हम लोग अभी बुआई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। फिर हमने लैंड डिजास्टर एंड कंजर्वेशन की मेथड को भी जाना
फिर हमने सॉइल एज ए रिसोर्स पढ़ा, किस तरह से सॉइल का प्रोफाइल हमने जाना, टाइप्स ऑफ सॉइल जाना, ये सॉइल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, ये सारी चीजों को जाना, कंजर्वेशन जाना, इरोजन जाना। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर था और इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा है और एग्जाम्स में इससे एक अच्छी मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसको जरूर क्लियर कीजिएगा, इस चैप्टर को फिर से पढ़ के देखिएगा, इसके नोट्स तैयार कीजिएगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को थोड़ा डील कर लेते हैं। There are some multiple choice question given in your book. The first one is, which one of the following types of resources is ionic resource? The options are renewable, biotic, flow and non-renewable. What was the answer? Non-renewable. D, the non-renewable. And second, under which of the following types of resources tidal energy cannot be put? Reversible, ह्यूमन मेड, एब्वाइटिक एंड नॉन रिसाइकिल। तो टाइडल एनर्जी जो होता है वो रिप्रेसिबल भी है, मतलब दोबारा हमें मिल जाता है, एब्वाइटिक भी है, मतलब एब्वाइटिक मतलब नेचुरल है, लिविंग नहीं है, जिसमें जान नहीं है उसमें, ह्यूमन मेड भी हो सकता है, ट्राइडल का हम लोग यूज करते हैं, बट इट इज नॉट ए नॉन रिसाइकिल, इट इज ए रिसाइकेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? तो मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया था कि पंजाब में हम लोग बहुत ज्यादा ओवर इरिगेशन करते हैं जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन या सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज predominantly found? The black soil is found in Maharashtra. The main deposition of black soil is in Maharashtra. Here are some questions. Name 3 states having black soil and the crop which is mainly grown in it. Okay, the answer is black soil is mainly found in Maharashtra, Chhattisgarh, and मध्य प्रदेश। 3 स्टेट पूछा था, देयर आर द 3 स्टेट, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। एंड कॉटन, sugarcane are mainly grow in it. It is clear? What types of soil is found in the river deltas in the eastern coast? Give 3 main features of these types of soil.
ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे व्हाट टाइप्स ऑफ, इसको क्वेश्चन को डायरेक्टली ना पूछ के यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट था, 3 स्टेट बताइए जहाँ ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं और क्रॉप बताइए जो ब्लैक सॉइल में होता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न स्टेट, ईस्टर्न कोस्ट पे कौन किस तरह के सॉइल पाए जाते हैं। तो यू हैव लर्न, मैंने आप लोग को बताया था पढ़ाते टाइम में कि जो नदियां जाके ईस्टर्न कोस्ट में यानी बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं वो वहां पे जाकर डेल्टा फॉर्म करती हैं, और जहाँ पे डेल्टा फॉर्म करते हैं वहां पे कौन से सॉइल मिलते हैं, एल्युमिनियम सॉइल मिलता है। तो हम क्या लिखेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कौन से सॉइल मिलते हैं, एल्युमिनियम सॉइल मिलते हैं। एलुवियल सॉइल found in the river deltas of eastern coast. It is, and the second question is give 3 main feature of aluminium soil. तो लिखेंगे 3 main features of alluvial soil are, फीचर्स में क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इट इज मोस्ट फर्टाइल सॉइल, इट इज मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होता है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं कि इट हैज द कहाँ पे दिया हुआ था, द फास्फोरस, एंड ये किससे बना हुआ रहता है, इसके कंटेक्स्ट को हम लोग लिख सकते हैं। कंटेक्स्ट क्या क्या था इसमें, इट इज फास्फोरस एंड पोटास, यस। एलुवियल soil contain potash, phosphoric acid and lime, which is ideal for a soil to make it cultivated. And third step क्या लिख सकते हैं, wheat, pulses, crops, sugar cane, and other cereals are mainly grown in alluvial soil, करेक्ट। तो ये सारी चीजें, wheat, pulses, crops, sugar cane and other cereals are mainly grown in alluvial soil। तो ये सारी चीजें mainly alluvial soil में होती हैं, ठीक है। The third question is what step can be taken to control soil erosion in the hilly areas। अभी जस्ट मैंने इसका आंसर लिखा था कि अगर हिली एरियाज में सॉइल को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से स्टेप, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से स्टेप उठा सकते हैं। तो मैंने बताया था कि 3 फार्मिंग मेथड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग मेथड, ट्रेस फार्मिंग, ये सब सारे मेथड्स को हम लोग अपना सकते हैं। तो ये राइट दिस इन, इन्हीं सब चीजों को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। Question number 3rd,
Yes, what method we use to control soil erosion in hilly areas? Ploughing under the yes. Control soil erosion in hilly areas are as follow. Okay, the first one is ploughing. इसको थोड़ा इलाबरेट कर देंगे, थोड़ा इसको हम बढ़ा के इसके डिफिनीशन के साथ लिखेंगे. Contours lines can declare the flow of water down the slope. ठीक है, एक ये चीज हो गई. सेकंड इज terrace farming. In terrace farming, step can be cut out on the slopes, making terrace. Terrace division restricts erosion. It is yes. Then the step western and central Himalaya will develop the terrace farming. Large field can be divided into. These are the two method of farming in which we control the soil erosion in the हिली एरियाज. मेनली ये दो फार्मिंग ही ऐसे हैं जिसको हम लोग सॉइल इरोजन के लिए हिली एरियाज में अपना. इसके अलावा हमने जो दो पढ़ा था स्ट्रीप फार्मिंग एंड ये चारों तरफ पेड़ लगाने जिसको जो पढ़े थे हम लोग, ये दोनों स्ट्रीप फार्मिंग एंड सिल्ट बेल्टर, ये हिली एरियाज के साथ साथ प्लेन एरियाज में भी काम आते हैं. तो हम चाहें तो इसको और इलाबरेट कर सकते हैं. अगर ये 1 या 2 नंबर में आता है तो इतना काफी है. अगर इसको हमें 5 नंबर में या 3-4 नंबर में पूछ लिया है तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे फालतू का, मतलब क्वेश्चन आंसर को बढ़ाने के लिए उसको हम लोग ऐड कर देंगे इसमें उन दोनों को भी. तो अभी फिलहाल हम इतना ही लिखते हैं. चलें, द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेस. What are the biotic and abiotic resources?
Give some example. Okay. So according to the origin, we divided resources in two parts, biotic and abiotic. According to their origin, we divided resources into two parts, biotic and abiotic. ठीक है, the first one is biotic, biotic resources have life, they survive in they obtain from biosphere. Example, human being and all flora and fauna. It is ठीक है, ETC भी लिख दे क्योंकि और भी चीजें आती हैं. हो गया. एंड सेकंड वन इज एबायोटिक. Abiotics are all things which are composed of non CS resource. Example, rocks and metals etc. रॉक्स मेटल etc. तो ये हो गया बायोटिक एंड एबायोटिक. इसी के साथ आपके ये जो भी क्वेश्चन आंसर थे शॉर्ट फॉर्म वाले वो खत्म हो गए. इसके बाद दो क्वेश्चंस है जो कि 120 वर्ड में लिखना है. एक्सप्लेन द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाई हैज द लैंड अंडर द फॉरेस्ट इज नॉट इंक्रीज मच सिंस 60 to 61. तो लैंड यूज पैटर्न में आपको वो सारी चीजें लिखनी होंगी जो कि यहाँ पर आपने पढ़ा था. जो कि पैटर्न हमने पढ़ा था जिसमें कि ये इतने परसेंट इन फॉरेस्ट, इतने परसेंट इन बैरन लैंड, ये सारी चीजें यहाँ पर इसमें लिखनी होगी इस चार्ट से जो आपके बुक में दिया हुआ है. कंपैरिजन चार्ट इन 16 to 61 एंड 2014-15. तो इसको लेकर आपको लिखना होगा इसको. और उसके बाद फॉरेस्ट इज नॉट इंक्रीजिंग इन 60 to 61. फॉरेस्ट इज नॉट इंक्रीजिंग इन 16 to 61 बिकॉज द एरियाज आर बैरन, क्योंकि उस समय ओवर ग्रेजिंग बहुत ज्यादा थी,
कुछ फालतू ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी, इसलिए फॉरेस्ट नहीं थी। बाद में 2014-15 तक लोग इतने एक्टिव हो गए कि उन्होंने जो वो फालतू ज़मीन थी उस पर फॉरेस्ट बना लिया, और जो बैरन जो मतलब ओवरग्रेजिंग के एरिया थे वो भी कम हो गए, तो फॉरेस्ट का क्षेत्र बढ़ गया। Second question is, what has technical and economic development led to the more consumption of the resources? कौन कौन से वो इकोनॉमिक या टेक्निकल डेवलपमेंट है जो कि जिससे हम रिसोर्सेज को और अच्छी तरह से कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको अपने शब्दों में लिखने हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, इनको आप अपने शब्दों में तैयार करेंगे। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया हो, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस चैप्टर। थैंक यू।